पहली बात, मुझे गठबंधन सरकारें चलाने का भारी अनुभव है। नमस्ते दोस्तों, फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बातें डिटेल में बताऊं, आजकल जो ज़बरदस्त राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो थोड़ी देर के लिए देखें, फिर हम इससे आगे बात करेंगे। पहली बात, मुझे गठबंधन सरकारें चलाने का भारी अनुभव है। सुना आपने, 2019 से ही मोदी जी गठबंधन सरकार की तैयारी कर रहे थे। थोड़ा और आगे सुन लीजिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए। जब मैं संगठन में था तब भी हरियाणा में बंसीलाल जी की सरकार में भी काम किया, चौटाला जी की सरकार में काम किया। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला साहब के साथ भी काम किया, मुफ्ती साहब के साथ भी काम किया। गुजरात में चिमन भाई पटेल के साथ काम किया और यहाँ प्रधानमंत्री बनकर के आया। ये बात सही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन हमने अहंकार को पाला नहीं है। हमारा ये मत है, हिंदुस्तान की राजनीति ध्रुवीकरण वाली राजनीति है और एक खेमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करती है, दूसरा खेमा कांग्रेस नेतृत्व करती है। और कितने ही बहुमत क्यों ना आए, हमें सभी साथियों को साथ लेकर के ही चलना चाहिए। साथ लेकर चलने से रीजनल एस्पिरेशंस को भी एड्रेस कर सकते हैं, देश की एकता को भी मजबूत कर सकते हैं। और यहाँ ये भी आप ध्यान रखिए कि मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने 2 बार यूपीए गठबंधन की सरकारें चलाईं और 2 पूरे कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2004 में जब मनमोहन सिंह ने यूपीए गठबंधन की सरकार चलाई, तब उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस था और उसकी लोकसभा में सीटें आई थी 145 और दोबारा जब यूपीए गठबंधन जीत के आया 2009 में, तब कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार किया और उसकी सीटें आई 206 सीट। तो उसके मुकाबले में आज की स्थिति में मोदी के नेतृत्व में भाजपा 240 सीट लेकर आई है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और तीसरा टर्म में लेके आई है, दूसरे टर्म में नहीं, तीसरे टर्म में। अगर आप भारत के राजनीतिक इतिहास को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी एक फुल टर्म के बाद दूसरा टर्म नहीं जीत पाए थे, जबकि कारगिल और पोखरण ब्लास्ट ये 2 बड़े कार्य उनके कार्यकाल के दौरान हुए थे। पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़कर भारत के इतिहास को बदला था, वे दूसरा टर्म नहीं जीत पाए थे। राजीव गांधी, जो 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर प्रधानमंत्री बने थे और भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति लेकर आए थे, वे एक कार्यकाल पूर्ण करने के बाद दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जीत पाए थे। तो इस पूरे परिदृश्य को अगर आप देखें तो मोदी जी 2019 में भी मानसिक रूप से तैयार थे कि सेकंड टर्म में भाजपा का बहुमत नहीं आएगा और वास्तविक गठबंधन की सरकार उन्हें चलानी पड़ेगी। और ये जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं, इसमें वही बात मोदी जी ने कही, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जनता का भरपूर समर्थन मिला और 303 सीट लेकर मोदी जी ने इतिहास रचा और ऐसा करने वाले वे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी 1971 की वॉर जीतने के बाद इमरजेंसी जैसे एक नई सोच का, जिसे लोग बहुत खतरनाक सोच भी बताते हैं, उसका प्रयोग करने के बाद इंदिरा गांधी भी अपने सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म नहीं जीत पाई थी। और पंडित नेहरू एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने तीसरा कार्यकाल जीता था, यानी कि तीसरे कार्यकाल में भी वे प्रधानमंत्री रहे थे।
क्योंकि उस समय अपोजिशन लगभग नहीं के बराबर थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 64 तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन आज की स्थितियों में 2 टर्म पूरा करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, जो कि पिछले 60 वर्ष के इतिहास में नहीं हुआ है, वो कार्य अब हो जाएगा, ऐसा मोदी और शाह जैसे राजनीति के चतुर खिलाड़ी कैसे मान लेते। वे तो 2019 में ही, अभी आपने मोदी जी को सुना, गठबंधन सरकार के लिए मन बना चुके थे। तो 2024 में उन्हें स्पष्ट पता था कि तीसरी टर्म में जीत कर आना ही असंभव है। अगर गठबंधन सरकार भी आ जाए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इस तथ्य को, इस बात को, क्योंकि इस बार उनके पास एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई बड़ी बात नहीं थी। 370 जरूर था, राम मंदिर जरूर था, लेकिन उसके बावजूद, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोखरण ब्लास्ट, कारगिल युद्ध, 1971 वॉर, इन सब के बाद भी जनता ने तीसरी टर्म के लिए और दूसरी टर्म के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुने। तो मोदी को, अमित शाह को ये बिल्कुल स्पष्ट था कि इस बार अपने दम पर तो आना बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि किसी तरह से गठबंधन सरकार को लाया जाए या लाने जाने का पूरा प्रयास किया जाए। तभी उन्होंने बहुत चतुराई से, नीतीश कुमार जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, लगभग अपमान का घूंट पीते हुए मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लिया। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, जो 2019 में मोदी हार जाएंगे यह सोचकर, क्योंकि उनकी भी आकलन और गणना वही थी, वे निकल गए थे गठबंधन से, उनको भी सहेज कर वापस लेकर आए, क्योंकि जो उनका आकलन था उसके हिसाब से स्वयं के बूते पर सरकार भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन बाहर प्रस्तुतिकरण ऐसा किया कि अब की बार 400 पार, और विपक्ष भी ये समझ रहा था, उसके पास भी आंकड़े थे, उसको भी समझ में आ रहा था कि इस बार ये नहीं जीत पाएंगे। तो विपक्ष ने भी जबरदस्त घेराबंदी की थी। विपक्ष ने किसान आंदोलन, जाट राजनीति, दलित राजनीति, मुस्लिमों के लिए आरक्षण का प्रलोभन, ओबीसी कार्ड, जातिगत जनगणना आदि ऐसे बहुत सारे तरीकों से सरकार को घेरने की जमीनी स्तर पर पूरी कोशिश की, बहुत सफलता के साथ पूरी चौसर बिछा दी थी। और बिल्कुल ठीक ऐसा माहौल था कि जैसे फुटबॉल का मैच हो, फाइनल मैच हो, और वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ एक ऐसी टीम खेल रही हो जिसने पिछले 10 साल से चैंपियनशिप नहीं जीती है, लेकिन वो पूरी ताकत से अपने युवा खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ जीत रही है, और स्कोर 6-4 से वर्ल्ड चैंपियन टीम के पक्ष में है। और जो दल, जो टीम अभी 4 गोल कर चुकी है, वो पूरी ताकत से मैन्यूवरिंग करते हुए कोशिश करती है, गोल पोस्ट तक पहुंचती है, गोल करने का प्रयास करती है, स्कोर 6-5 तक आ जाता है, लेकिन गोल पोस्ट पर पहुंचकर कई गोल वो नहीं कर पाती है, और अंततः जो 6-5 की डिफीट उसको जो प्राप्त होती है, उसमें भी पूरी जनता जो स्टेडियम में बैठी है उसकी तालियों का प्रतिसाद हारने वाली टीम को मिलता है, क्योंकि हारने वाली टीम ने अदम्य साहस, जबरदस्त खेल का परिचय दिया। और जब ये जबरदस्त तालियों से हारने वाली टीम का स्वागत हो रहा है, तब जीतने वाली टीम कहीं ना कहीं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ी है, सोच रही है कि इस जीत में हमें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और जो हार गई है टीम, उसको बहुत सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान के आनंद को हारी हुई टीम ले रही है। लेकिन जब पुरस्कार देने की बात आती है, जब चैंपियनशिप ट्रॉफी देने की बात आई, तो हारी हुई टीम को एहसास हुआ कि वे वास्तव में जीत नहीं पाए हैं, जीत के बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। और जो टीम अभी
तालियों की गड़गड़ाहट हारी हुई टीम के पक्ष में सुन रही थी, वो चैंपियन ट्रॉफी अपने हाथ में पाकर दोबारा से आत्मविश्वास से भर रही है। ठीक वैसा ही ये लोकसभा चुनाव में हुआ। भाजपा 240 पर रुक गई, लेकिन उसके सहयोगी दलों की 52 सीट्स मिलाकर वो 272 को क्रॉस करके 292 पर पहुंच गए। आपको ध्यान होगा कि अटल जी की सरकार एक सीट की कमी से, एक वोट की कमी से संसद में विश्वास मत नहीं जीत पाई थी और प्रधानमंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ा था। यहाँ 272 से 20 सीट्स ज़्यादा लेकर आए हैं और स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि जो विपक्ष है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी इंडी गठबंधन इंडिया के पक्ष में 204 सीट्स आई हैं और टीएमसी जो अभी इंडिया में शामिल नहीं है, इंडी गठबंधन में शामिल नहीं है, उसकी 29 सीट्स हैं और उसका समर्थन भी इंडी गठबंधन को है। तो 233 सीट्स इंडी गठबंधन की हो जाती हैं। अगर नीतीश कुमार जैसे कि आकलन चल रहे हैं 12 सीट्स जो लेकर आए हैं वो इंडी गठबंधन में जाते हैं, तब भी बहुमत नहीं बनेगा। वे अगर अपने साथ चंद्राबाबू को भी ले जाने में सफल होते हैं तब भी वहाँ 261 ही सीट्स होती हैं और यहाँ 264 रहेंगी एनडीए के पक्ष में, तब भी वहाँ सरकार नहीं बनेगी। 18 जो निर्दलीय हैं उनको घेरने की कोशिश करके इंडी गठबंधन अगर 11-12 लोग अपने पक्ष में ले आता है तो 272-273 का आंकड़ा वो जुटा पाएगा। लेकिन तब स्थिति क्या होगी? अभी 233 सीट्स होने पर तो इंडी गठबंधन के सभी एलाइज शांत बैठे हैं, लेकिन जैसे ही 272 का आंकड़ा उनका पूरा हो जाएगा तब उनमें से हर एक दल सरकार को गिराने की क्षमता से युक्त हो जाएगा और सरकार पर दबाव बनाएगा, अपनी अपनी बातें मनवाएगा। जबकि राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये समझ चुके हैं कि एनडीए में रहने से उन्हें सिर्फ बीजेपी पर दबाव क्रिएट करना है और बीजेपी से ही अपनी बातें मनवाना है। अगर वो इंडी गठबंधन में गए तो वो भी उन 10-12 एलाइज में से एक हो जाएंगे जो हर एक से अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे, तो वो बहुत कठिन परिस्थिति होगी। इसलिए एनडीए गठबंधन बड़े आराम से सरकार बनाएगा और मोदी तीसरा टर्म भी पूरा कर लेंगे और 2029 में हो सकता है वे चौथे टर्म के लिए भी लड़ें। वैसे उनके लिए अच्छा तो यही होगा कि 2027 में प्रधानमंत्री पद को छोड़कर राष्ट्रपति बनने के प्रयास में अपने को लगाएं और राष्ट्रपति बन के 5 साल देश की और सेवा करें, संभव हो तो एक टर्म और आगे लें। लेकिन 2027 में भाजपा को एक योग्य उत्तराधिकारी जरूर प्रदान कर दें, क्योंकि 2029 की स्थिति क्या होगी कोई नहीं जानता। हाँ, इस बीच में चूँकि एनडीए गठबंधन सरकार में होगा तो उसके लिए सहज होगा कि जो 18 निर्दलीय हैं उन निर्दलियों में से 10-12 को या शायद पूरे 18 के 18 को वे एनडीए गठबंधन में ले आएँ। हो सकता है उनमें से कुछ भाजपा ही ज्वाइन कर लें, हो सकता है कुछ टीडीपी ज्वाइन करें, हो सकता है कुछ जेडीयू ज्वाइन करें। अभी आने वाला समय बताएगा। और ये भी संभव है कि धीरे धीरे 6 महीने बाद, साल भर बाद इंडी गठबंधन के कुछ सदस्य दल भी ये देखकर कि 5 साल सत्ता से दूर रहने की जगह ये अच्छा है कि एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाया जाए, तो वे वापस एनडीए गठबंधन में भी आ सकते हैं। इसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के बारे में बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, शरद पवार की भी बातें हो रही हैं। अब ये समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन आज की स्थिति में भारत को एक पूर्ण बहुमत वाली गठबंधन की सरकार मिल गई है। एक दल का पूर्ण बहुमत नहीं है, ये भी शायद अच्छा ही है। एक अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ ये देश चलेगा। और मोदी जी तो 2019 से ऐसी गठबंधन सरकार चलाने का दमखम भर रहे थे,
तो अब उन्हें अवसर है वे अच्छे से स्थापित करें, बताएं कि उनके अंदर क्या संगठन क्षमता है कि वे खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार ना होते हुए भी एक गठबंधन की सरकार चलाएं। नरसिम्हा राव ने तो अल्पमत में रहते हुए 5 साल सरकार चला दी थी, उनके गठबंधन का पूर्ण बहुमत नहीं था, फिर भी इतनी कुशलता से चलाई थी। तो मोदी के लिए तो ये बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नया कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा।